नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक वायुदाब और पवने। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए बड़े ध्यान से इस टॉपिक को अपन करेंगे। आप बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आराम से बैठ करके इसको सोचना, समझना और देखना। इसमें दो टॉपिक हैं अपने पास में, एक तो वायुदाब और एक पवने। सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे वायुदाब से, क्योंकि जब तक वायुदाब समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे पवने भी समझ में आने वाली नहीं है। अब देखो, ये जो वायुदाब वाला जो टॉपिक है, इसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि वायुदाब है क्या, वायुदाब है क्या। फिर जो दूसरी जो चीज पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे वायुदाब मापी क्या है। क्या पढ़ेंगे? वायुदाब मापी क्या है। तीसरी जो इसमें बात अपने पढ़ने वाले हैं वो है वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। चौथी जो चीज अपन पढ़ने वाले हैं वो इसमें पढ़ेंगे वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां, ये चारों चीज इस टॉपिक में अपन करने वाले हैं। और जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते रहेंगे, जैसे जैसे अपना पहला पॉइंट क्लियर होगा, उससे रिलेशन में दूसरा है, दूसरे के साथ तीसरा है, तीसरे के साथ में चौथा है, और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा पवने अपने लिए एकदम से क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन कि वायुदाब है क्या। देखो, वायुदाब से अपने को सीधा सीधा पता चलता है कि वायु द्वारा डाला गया दाब है। वायु द्वारा डाला गया दाब है। अब ये वायु जो है ये प्रेशर लगाती है। वायु क्या करती है? ऊपर से प्रत्येक ऊपरी परत निचली परत पे प्रेशर डालती है। अब ये प्रेशर कैसे डालती है, कहाँ डालती है, कितना डालती है, वो सारी चीजें अपने को किस में पढ़नी है? वायुदाब क्या है। तो देखो, वायुदाब क्या है का जवाब हमें क्या मिला कि वायु द्वारा डाला गया दाब, यानी एयर प्रेशर। इसको अपन क्या कह सकते हैं? एयर प्रेशर, यानी वायु के द्वारा डाला गया दाब, इसको अपन कह सकते हैं। अब देखो, वायु फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। हमारी वायु के चारों तरफ क्या है? इस प्रकार से वायु का आवरण है, वायुमंडल ये आवरण बना हुआ है, यानी वायुमंडल की क्या है? परतें हैं। वायुमंडल की परतें हैं। सभी को पता है, हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा था कि वायु की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, इस प्रकार से इन परतों ने घेर रखा है। और ये जो परतें हैं ये प्रेशर लगाती हैं एयर के ऊपर। धरातल पे ये क्या होता है? दाब इस पे डलता है। जब ये दाब डलता है तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से दाब डलता है। तो ये जो दाब डलता है इसके पीछे जो प्रोसेस जो होती है वो, इसमें वायुमंडल जो है उसके संगठन को एक बार देख लो। वायुमंडल का संगठन। अब ये मत देखना कि मैं वायुमंडल यहां पढ़ाने वाला हूं, मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि जो जितना अपने को इस टॉपिक से संबंध है। वायुमंडल के संगठन का टॉपिक अलग से अपन करेंगे कंप्लीट, लेकिन अपन एक बार मोटे तौर पे देखते हैं, क्योंकि इसका संबंध किसके साथ में है? वायुदाब के साथ में इसका संबंध है। तो देखो, पहली बात, जो वायुमंडल जो है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 3 तत्व उसमें पाए जाते हैं।
पहला जो तत्व है ठोस पदार्थ, दूसरा जो तत्व है वो द्रव पदार्थ, तीसरा जो तत्व है वो कौन है, गैस। तीसरा तत्व कौन आता है इसमें, गैस। अब देखो ठोस जो पदार्थ हैं इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, इसमें धूल के कण, इसमें कौन आता है, इसमें धूल के कण, फिर लवण के कण, या लवणीय कण भी अपन इनको बोल सकते हैं, फिर उल्का कण, फिर क्या आते हैं उल्का कण, फिर क्या आते हैं पराग कण। ये चारों चीजें किसमें सम्मिलित हैं, ये चारों चीजें सम्मिलित हैं ठोस पदार्थों में जो वायुमंडल में क्या है उपस्थित रहती है। ये चारों चीजें वायुमंडल में उपस्थित हैं। अब आपके लिए देखो धूल के कण, लवण के कण, सीधी सी बात है, जो नमक जो होता है उसके कण है, उल्का कण भी है, पराग कण है, ये चारों ठोस पदार्थ हैं। इसके बाद में जो द्रव अवस्था में जो तत्व जो पाया जाता है वो पाए जाते हैं यहाँ पे जल वाष्प। क्या पाई जाती है, जल वाष्प। अब देखो जल वाष्प कहें या अपन इसको क्या कह दें, आर्द्रता, क्या कह दें इसको, आर्द्रता। ये होती क्या है, ये एक इकाई जल में, एक इकाई वायु में उपस्थित जल की मात्रा है। अब देखो ये जो मात्रा है ये 1% से अधिकतम 4% तक वायुमंडल में पाई जाती है। ये जो 1% वायु में आर्द्रता की मात्रा पाई जाती है और एक ये 4% आर्द्रता पाई जाती है। सबसे निम्न जो आर्द्रता पाई जाती है वो पाई जाती है ध्रुवों पे। कहाँ पाई जाती है, ध्रुवों पे। और सर्वाधिक जो आर्द्रता जो पाई जाती है वायुमंडल में, जो जल की मात्रा जो पाई जाती है, जो जलवाष्प पाई जाती है, वो पाई जाती है भूमध्य रेखा पे। कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गैस, तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होता है इसका वो होता है गैस। गैस का अगर देखें तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना ये है कि गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है वो दो प्रकार से पाई जाती है। पहली जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्थायी गैस, दूसरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है अस्थायी गैस। अस्थायी गैस। अब देखो स्थायी गैस क्या होती है और अस्थायी गैस क्या होती है। स्थायी गैस का मतलब जो मानवीय यानी प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जिसकी मात्रा में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, या फिर अस्थायी वो होते हैं जिनमें परिवर्तन इजीली किया जा सकता है। अब देखो स्थायी जो गैसें हैं वो कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि निम्न में से अस्थायी वायुमंडल की अस्थायी गैस है, 4 स्थायी 3 स्थायी देंगे और एक अस्थायी देंगे। हमें क्या करना है, उसको अलग करना होता है। तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखो पहली गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। दूसरी जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरी जो गैस होती है वो होती है आर्गन। तीसरी जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑर्गन। ये तीनों गैसें कौन सी हैं, स्थायी गैसें होती है। ये तीनों गैसें कौन सी हैं, ये तीनों की तीनों गैसें क्या हैं, स्थायी गैसें हैं। अब देखो अस्थायी गैस, अस्थायी अगर गैस की बात करें तो CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड, इसके बाद में CH4, इसके बाद में कौन सी गैस आ जाती है, CH4 गैस का नाम होता है मीथेन।
गैस का नाम क्या है? मीथेन। इसके बाद में जो गैस होती है वो होती है ओजोन। गैस का नाम क्या है? ओजोन गैस। इसके बाद में जो गैस होती है वो होती है नियोन गैस। और भी बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन मुख्यतया यही गैसें होती हैं। मुख्यतया कौन सी गैस होती है? यही गैस होती है। स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन होती हैं। अस्थायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नियोन, ये सारी क्या है? अस्थायी गैसों की श्रेणी में आती है। अब देखो, ये जो सारी जो तत्व जो हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। और ये वायुमंडल में उपस्थित होने के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर जो परत बनती है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या करते हैं? धरातल पे प्रेशर लगाते हैं। ये क्या करते हैं? धरातल पर प्रेशर लगाते हैं। और जब प्रेशर लगाते हैं तो वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इतनी सारी चीजें देखने के बाद में हमारे पास जो वायुमंडल की जो परिभाषा जो निकल के आती है, वो निकल के आती है कि यानी पृथ्वी सतह पर, क्या? पृथ्वी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में, पृथ्वी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा जो डाला गया जो दाब है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब, यानी वायु दाब उसको कहा जाता है। तो एक बार इसकी परिभाषा और नोट कर लो। देखो, वायु दाब की परिभाषा क्या निकल के आई इससे हमारे सामने वायुमंडल की निकल के आई कि पृथ्वी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला क्या है? औसत लगने वाला औसत वायुदाब। लगने वाला क्या है? औसत लगने वाला औसत वायुदाब कह दो, या लगने वाला भार कह दो। छोटी सी परिभाषा, हटा दो इसको सबको। लगने वाला औसत भार ही क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। अब देखो, वायुदाब तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला हो गया। अब ये आता है धरातल पर सर्वाधिक वायुदाब कहां लगता है? तो धरातल पर सर्वाधिक जो वायुदाब लगता है वो लगता है समुद्र तल पर। कहां लगता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। समुद्र तल पे क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कितना होता है? ये 1013 मिली बार। कितना होता है? 1013 मिली बार। ये क्या लगता है? लगता है वेट। इसके अलावा अगर इसकी दूसरी इकाई अपने को देखनी हो, एग्जामिनर दूसरी इकाई दे दे केजी में, अगर अपने को दे दे, तो केजी में कितना है? 1.034 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर पर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितना भार लग रहा है? 1 केजी वायुमंडलीय समस्त परतों द्वारा भार इस पे डाला जाता है। अगर पौंड में दे दे तो पौंड में आपको क्या याद रखना है? 14.7 पौंड प्रति वर्ग
इंच। क्या याद रखना है? 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच। ये क्या लगता है? वायुमंडल पे दाब लगता है। अब बात ये आती है कि वायुमंडलीय जो दाब है वो सर्वाधिक समुद्र तल पे ही क्यों लगता है? समुद्र तल पे ही क्यों लगता है? तो देखो, जैसा कि हमने कहा कि ये क्या है, हमारी धरातल है। ये क्या है? हमारी धरातल है। और इस धरातल के चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर जलवाष्प, धूल के कण यानी ठोस कण, ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ इसमें उपस्थित हैं। ये सारे के सारे पृथ्वी के आकर्षण के कारण, सारे के सारे क्या करते हैं? पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या लगाते हैं? भार लगाते हैं। पृथ्वी की सतह पे क्या लगाते हैं? भार लगाते हैं। और भार लगाएंगे तो ये क्या होगा? एयर प्रेशर होगा। देखो, अब ये समुद्र तल पर ही क्यों लगता है? फॉर एग्जाम्पल, इस प्रकार से हमारी ये धरातल हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये क्या धरातल है? ये जलीय क्षेत्र है यानी समुद्र तल है। ये क्या है? समुद्र तल है। अब समुद्र तल है तो ये अपन मान लेते हैं वायुमंडलीय कोई परत। ये क्या मान लेते हैं? वायुमंडलीय परत। अब देखो, वायुमंडलीय परत है, यहां से यहां की दूरी देखो और यहां से यहां की दूरी देखो। समुद्र तल पे ठोस, द्रव और गैस, ये जो पदार्थ हैं उनकी क्या है? अधिकता है। उनकी क्या है? अधिकता है। और धरातल पर उनकी न्यूनता है। इस वजह से जिस क्षेत्र में ठोस, द्रव और गैस वाले कण अधिक प्रेशर लगाएंगे वहां उस सतह पे अधिक वायु दाब लगेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। लगेगा। तो बिल्कुल, इसलिए सर्वाधिक वायु दाब कहाँ लगता है? समुद्र तल पर लगता है। कितना लगता है जी? 1013 मिलीबार। कितना लगता है? 1013 मिलीबार। नहीं जी, केजी में बताओ। केजी में कितना लगता है बेटा? 1.034 केजी। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वायुमंडल द्वारा आपके ऊपर कितना भार लगाया गया है। इससे आप अपने सर का क्षेत्र वो निकाल लो और उतना ही, जितना आपका सेंटीमीटर आता है, जितना वर्ग सेंटीमीटर रहेगा उतना वायुमंडल आपके ऊपर क्या लगा रहा है? भार लगा रहा है। ठीक है। देखो, दो टॉपिक अपने हो गए। वायु दाब क्या है? दूसरी बात करते हैं कि वायु दाब को मापने का यंत्र कौन है? मापेंगे किसमें? किसमें मापेंगे भाई? इसको अपन मापेंगे बैरोमीटर में। किसमें मापेंगे? बैरोमीटर में। बिल्कुल, इसको किस में मापेंगे? वायु दाब को बैरोमीटर में। किस में मापेंगे? किस में मापेंगे मतलब इसकी इकाई क्या है? किस में मापेंगे? इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है, सर्वमान्य इकाई है इसकी मिली बार। वैसे तो हम केजी में भी मापते हैं और पौंड में भी मापते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य जो इकाई है वो क्या है? इसकी मिली बार इसकी इकाई आती है। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है? अपने को इसके बाद में पढ़ना है वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, एग्जामिनर यहीं से घुमाने की पूरी कोशिश करेगा। तो एक बार इनको अच्छे से देख लेना कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्या है प्रभावित
करने वाले कारक, एक एक कारक की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, तापमान की। देखो तापमान जितना अधिक होगा, तापमान जितना अधिक होगा, वायुमंडल यानी वायु द्वारा जो भार डाला जाएगा वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी तापमान और प्रेशर के मध्य जो संबंध है वो संबंध कौन सा है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी ताप बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, ताप बढ़ेगा तो घटेगा, और ताप घटेगा तो वायु दाब बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा बेटा, घटेगा। तापमान घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि तापमान अधिक होगा तो उस क्षेत्र में पवनें गर्म होंगी, और गर्म होंगी तो पवनें ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठेंगे तो उस सतह पे वायु द्वारा जो दाब डाले जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम। अगर घटेगा तो पवनें संघनित होकर उस क्षेत्र में नीचे बैठने की कोशिश करेंगी, और एयर जो प्रेशर है वो क्या डाला जाएगा, अधिक इस पे लगेगा। दूसरा जो बात करेंगे अपन वो किसकी करेंगे, वो करेंगे ऊंचाई की। किसकी करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे। तो देखो ऊंचाई का भी तापमान, ऊंचाई का भी क्या है, इसके साथ में प्रेशर के साथ में ऊंचाई बोले तो हाइट, हाइट का संबंध व्युत्क्रमानुपाती, हाइट का संबंध भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर घटेगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर घटेगा। यानी वायु दाब धरातल सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। ये याद रखना, क्या याद रखना है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर वायु दाब घटता है। क्यों घटता है जी, जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब क्यों घटेगा। एक याद रखना, पहले तो ये देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, क्या ऊंचाई बढ़ेगी, प्रेशर धीरे धीरे कम होएगा। जैसे जैसे हाइट यानी ऊंचाई घटती चली जाएगी, प्रेशर यानी वायु द्वारा डाला गया दाब बढ़ता चला जाएगा। देखो कैसे कैसे जाएगा, इस चित्र के माध्यम से देखना बेटा। ये क्या धरातलीय एरिया, ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उच्चावच। ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उच्चावच। ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उच्चावच। अब देखो ये क्या है, ये है वायुमंडलीय परत। अब यहां ये जलीय क्षेत्र है, ये क्या है, जलीय क्षेत्र है। अब इस परत से इस परत के बीच में इसमें ठोस कण भी हैं, इसमें द्रव के कण भी हैं, और इसमें गैसें भी हैं। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो एरिया है ये कम होता चला जाएगा।
ये एरिया कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये एरिया कम होगा यानी ऊंचाई बढ़ेगी, परत से वो तापमान यानी वायु का जो दाब है वो भी घटेगा। यहाँ अधिक है इसलिए प्रेशर अधिक लगेगा, क्योंकि जल सतह भी है और ये गैस कण हैं, धूल कण हैं, ठोस के कण हैं, ये अधिक हैं और यहाँ कम हैं। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई के साथ ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब घटता चला जाएगा। वायु दाब भी क्या हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। तीसरी जो इसकी बात आती है वो क्या आती है, पवन प्रवाह। पवन प्रवाह। अब देखो पवन प्रवाह के लिए एक बात याद रखना, आपने सुना होगा वायु, आपने सुना होगा पवन, आपने सुना होगा वायु धारा। तीन नाम है, क्या नाम है, पवन, पवन, वायु और वायु धारा। पवन, वायु और वायु धारा। अब देखो जो पवन जो होती हैं वो वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है। कैसा प्रवाह होता है, क्षैतिज प्रवाह होता है। वायु क्या है, वायु में बेटा धूल कण भी हैं, वायु में गैस के कण भी हैं और वायु में जल वाष्प भी है। यानी ठोस कण प्लस गैस प्लस द्रव, या द्रव नहीं तो आप याद रख लो जल वाष्प, ये वायु में पाए जाते हैं। वायु का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाएगा, पवन। वायु का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाएगा, पवन। और अगर वायु का लंबवत प्रवाह हो गया तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वायु धारा। अब देखो ये क्या कहलाएगा, वायु धारा। अगर जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी, यानी जब क्या होगा, वायु धारा यानी लंबवत पवन का अवतरण या आरोहण हो जाएगा। क्या हो जाए, पवन या तो नीचे बैठे या पवन ऊपर बैठे, ऊपर उठना प्रारंभ कर दे। तो अगर जल वाष्प की अधिकता होगी, है ना, पवन या तो क्या बैठेगी, नीचे, और नीचे बैठेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, आरोहण। क्या कहेंगे, आरोहण। अगर पवने ऊपर उठने लग गई, यानी इसका नीचे से ऊपर उठने लग गई, तो ये क्या होगा, अवरोहण। अब देखो सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र में पवने बैठेंगी वहां एयर प्रेशर वो क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। और जहां पवने ऊपर उठेंगी वहां वायु दाब क्या होगा, बोलो कम होगा कि नहीं, कम होगा कि नहीं, बिल्कुल कम होगा। यानी यहां से प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि जब पवनों का आरोहण होता है तब वायु दाब कैसा होता है, तो वायु दाब अधिक होता है, और अगर अवरोहण होता है तो वायु दाब कम होता है। इसके बाद में एक और प्रभावित करता है, इसको कौन करता है, जल वाष्प। कौन प्रभावित करता है, जल वाष्प भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो देखो जल वाष्प और देख लेते हैं अपन एक बार, धीरे धीरे करके अपन कहाँ पहुंचेंगे, वायुदाब ये पेटियों की ओर अपन पहुंचेंगे। वायुदाब पेटियों पर पहुंचने के बाद में अपन कहाँ पहुंचेंगे, अपन पहुंचेंगे पवनों पर। तो एक पॉइंट और प्रभावित करता है इसको, एक कारक और प्रभावित करता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम जल वाष्प है। जल वाष्प में याद रखना, जल वाष्प का और वायुदाब का
बीच संबंध कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल वाष्प व्युत्क्रमानुपात प्रेशर, जल वाष्प व्युत्क्रमानुपात क्या है? प्रेशर यानी वायु दाब। यानी जल वाष्प अधिक होगी तो वायु दाब कम होगा। यानी जल वाष्प बढ़ेगी तो क्या होगा? वायु दाब घटेगा। और अगर जल वाष्प घटेगी तो वायु दाब बढ़ेगा। तो वायु दाब क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखना इन चीजों को। अब लास्ट अपन एक और कर लेते हैं, क्या? वायुदाब पेटियां। क्या कर लें? वायुदाब पेटियां। अब देखो, जो वायुदाब जो पेटियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। क्या है? वायुदाब पेटियां। ये जो वायुदाब पेटियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी होती है? तापजन्य। कौन सी होती है? तापजन्य वायुदाब पेटी। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? गतिजन्य, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पेटियों, जिन वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गतिजन्य पेटी। कुल वायुदाब जो पेटियां होती हैं वो होती हैं 7। कुल वायुदाब पेटियां कितनी होती हैं? टोटल वायुदाब पेटियों की संख्या होती है 7। और ये 7 वायुदाब पेटियों में जो ताप जनित जो वायुदाब पेटियां होती हैं वो उनकी संख्या कितनी? 3 है। और जो गतिजन्य जो वायुदाब पेटियां होती हैं उनकी संख्या कितनी? 4। अब देखो ये बनती कैसे है, किस क्षेत्र में बनती है और किस में कौन सी वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, इसको बड़े ध्यान से देख लेना। यही अपने सारी चीजें काम में आने वाली हैं आगे। पवनों की दिशा को भी यही क्या करेगी? प्रभावित करती है। तो देखो ये क्या है? हमारी पृथ्वी। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। गोल बना नहीं ठीक से, है ना? चलो काम चला लेते हैं। अब देखो बीचों बीच इसके एक होती है 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश वाले टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, कौन सा देशांतर कहाँ है कहाँ नहीं है। बिल्कुल इस रेखा का नाम हम कहते हैं इसको विषुवत रेखा। हम इसका दूसरा नाम ले देते हैं भूमध्य रेखा। हम इसका दूसरा नाम क्या ले देते हैं? भूमध्य रेखा। ये सारी चीजें मैंने आपको जब अक्षांश और देशांतर अपन ने पढ़े थे उस दौरान में अपन ने क्लियर कर लिया था। एक बार देखते हैं 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, फिर 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक वैसे ही 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, फिर 60 से 65, फिर 60 से 65 उत्तरी गोलार्ध में और 60 से 65 दक्षिणी गोलार्ध में, फिर 85 से 90 उत्तर में और 85 से 90 दक्षिण में, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक वैसे ही 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कह दो या अक्षांश कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। उत्तरी ध्रुव। अब इसमें मैं एक बार तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियरली समझ में आ जाए। ये क्या हो जाए, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये सारी चीजें अपने को क्या है, बहुत ही आराम से इसको देखते हुए टॉपिक को समझना है। टॉपिक में से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, श्योर है, कंफर्म आएगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर आपने बेस कंप्लीट कर लिया तो एग्जामिनर चाहे आपको कहीं से भी कुछ भी घुमा के प्रश्न पूछ ले, आपका प्रश्न मैं गारंटी देता हूं गलत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेस समझना होगा। अब देखो टोटल पेटियां कितनी होगी अपनी, 1 2 3 4 5 6 7। अपन ने यही कहा था कि टोटल पेटियां कितनी हैं, टोटल पेटियां तो 7 हैं जी, और 3 तापजन्य हैं और 4 क्या हैं, गतिजन्य हैं। तो बेटा देखो, वर्ष भर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत गिरती हैं विषुवत वर्त के आसपास। लंबवत क्या होती हैं, गिरती हैं विषुवत वर्त के बिल्कुल आसपास। और ध्रुवों पे सूर्य की जो किरणें हैं वो क्षैतिज नहीं पहुंच पाती, वो किरणें ऊर्ध्वाधर लंबवत नहीं पहुंच पाती हैं, तिरछी यानी क्षैतिज ही पहुंच पाती हैं। इसलिए यहाँ का तापमान क्या होता है, कम। तो ये वाली पेटी विषुवत वर्त की और ध्रुवीय जो पेटियां हैं वो बनती हैं ताप के कारण। इसलिए इन पेटियों का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, ताप जनित पेटियों में सम्मिलित है। बाकी जो उपध्रुवीय और उपोष्ण कटि निम्न जो पेटी बच गई, उच्च वायुदाब पेटी, वो किससे बनती है, वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूमती है तो इन दोनों पेटियों का निर्माण होता है। देखो इनका नाम बेटा, यहाँ वर्ष भर सूर्य का तापमान रहता है, यहाँ वर्ष भर सूर्य का तापमान रहता है। अगर सूर्य का तापमान वर्ष भर रहेगा सर्वाधिक तो यहाँ की सतह क्या होगी, गर्म, और सतह गर्म होगी तो यहाँ से जब पवनें गुजरेंगी, यहाँ से जब पवनें गुजरेंगी तो ये पवनें भी क्या हो जाएंगी, इससे सतह से घर्षण के कारण गर्म होंगी। और जब ये गर्म होंगी तो इसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो ये हल्की होगी, और हल्की होने के बाद में ये क्या होगी, ऊपर उठेगी। क्या होगी, ऊपर उठेगी। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में, और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पवन प्रवाह, यानी पवनें ऊपर उठ रही, यानी पवनों का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। आरोहण होगा तो यहाँ पवन एयर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा कि नहीं होगा, यानी वायु दाब निम्न होगा, बिल्कुल होगा। भाई साहब कौन सी पेटी है ये, भूमध्य रेखीय पेटी है कि नहीं,
और दाब कैसा है, निम्न दाब है कि नहीं। तो इस पेटी का नाम है निम्न भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब भूमध्य रेखीय पेटी। होगा कि नहीं कोई दिक्कत? अरे कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। पवने ऊपर उठेंगी, यानी पवनों का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पवनों का जो प्रवाह है, यानी वायु की जो धारा है, वो क्या करती है, वायु दाब को प्रभावित करती है। और जब पवनों का कुछ समय पहले अपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि आरोहण होगा तो वायुदाब घटेगा। वायुदाब कैसा है, निम्न है। किस क्षेत्र में है, भूमध्य रेखीय में है। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी। अब ये जो पवने हैं ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाकर संघनित होंगी, और संघनित होंगी तो पुनः पवने नीचे धरातल की ओर बैठेंगे। यानी पवनों का क्या होगा, अवरोहण होगा। और अवरोहण होगा तो देखो ये जो कटिबंध जो है यहाँ, ये उष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण कटिबंध है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पवने क्या होंगी, धरातल पे नीचे बैठेंगी। अब देखो बेटा, जितने भी मरुस्थलों का जो निर्माण होता है, वो लगभग आपको जिस क्षेत्र में पवने नीचे बैठती हैं, उस क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण होता है। आपसे पूछ ले कि 30 से 35 डिग्री के मध्य मरुस्थलों का निर्माण क्यों हुआ, तो उसका रीजन है कि जब पवने धरातल से ऊपर उठती हैं तो वो संघनित होकर के इस क्षेत्र में तो वर्षा कर देती हैं, और बाद में इस क्षेत्र में पवने स्वयं नीचे बैठती हैं तो वर्षा नहीं करती हैं। और वर्षा नहीं करने के कारण इस क्षेत्र में क्या होगा, मरुस्थलों का निर्माण होगा। किसी भी मैप को आप उठा के देख लेना। पेटी कौन सी है, ये उपोष्ण। उपोष्ण वायु दाब कैसा है इसका, अधिक। तो उच्च वायु दाब उपोष्ण पेटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जब पृथ्वी गति करती है, तीव्र गति करती है, तो पवने बाहर फेंक दी जाती है। पवने बाहर फेंक दी जाती हैं। आज एक प्रैक्टिकल करना, क्लास लेने के बाद में एक कभी कुम्हार का चाक देखना, या घर पे कोई ऐसा गोलाकार बर्तन लेना, या फिर पंखे के ऊपर, पंखा जब चलता है तो उसकी सतह पे यूं लाइन निकाल देना और नीचे बैठ करके देखना। हर बार आपको प्रतीत होगा कि अंतिम वाली लाइन बाहर जा रही है और केंद्र से उसके नई लाइन की उत्पत्ति हो रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी पवने जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पवने बाहर चली जाती हैं, निकल जाती हैं, तो वायु कम हो गई, प्रेशर कम हो गया। कम प्रेशर हो गया तो निम्न वायुदाब हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल हो गया। पेटी कौन सी है, ध्रुव के नजदीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब उपध्रुवीय पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी हम इसको बोल देते हैं। अब देखो यहां तापमान क्या होता है, कम। तापमान कम होगा तो हमने तापमान वाले टॉपिक में अभी पढ़ा था कि तापमान घटेगा, वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ेगा तो उच्च वायुदाब ध्रुवीय पेटी। बोलो हाँ कि ना। अब सेम ये कि यही प्रोसेस यहां चलती है, तो मैं यहां सीधे सीधे नाम लिख दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। वायुदाब उपोषण, ये है ना, वायुदाब उपोषण
निम्न वायुदाब उपोष्ण पेटी। और ये कौन सी हो जाएगी, ये उच्च वायुदाब, ये कौन सी हो जाएगी, उच्च वायुदाब उपध्रुवीय पेटी। और ये पेटी कौन सी हो जाएगी आपकी, ये उच्च वायुदाब है, सॉरी, और ये निम्न है, ठीक है। फिर ये कौन सी हो जाएगी, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब ध्रुवीय पेटी, उच्च वायुदाब ध्रुवीय पेटी। ये क्या हो गई, उच्च वायुदाब ध्रुवीय पेटी हो गई। ये आपकी टोटल कितनी पेटियां हो गई, 7 पेटियां हो गई। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है कौन सा आपका, पवने। ये पवने अपन पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट है, पहले क्लास में आपका डाउट का समाधान करेंगे और उसके बाद में अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको बैठे बैठे याद हो जाएगा। धन्यवाद, गुड बाय।